उसके खिलाफ काम करें ना। जो बांग्लादेश के अंदर हमारे भाई हैं वो एक ऑपोजिशन बने, खड़े हों, रेजिस्टेंस पैदा करें। ठीक है ना लेकिन भाई? गवर्नमेंट जो है ना भाई, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, लोग को बोलने नहीं देता, जो भी कुछ बोलते हैं गवर्नमेंट तो उनके यही करेगी खिलाफ। ना। गवर्नमेंट तो सारा उसके खिलाफ जीडीपी केस वुमेन पावरमेंट के ऊपर केस डाल दिया ना। केस बन जाता है। केस बन जाता है, उसको गुम कर लेते हैं पूरा। हालांकि नहीं करना चलो चाहिए। तरीके के साथ हल्का फुल्का काम करें, थोड़ा सा लीगल सपोर्ट लें। गवर्नमेंट अगर नहीं कर रहा है तो कुछ किसी ना किसी तरह हल्के फुल्के अल्फाज में बात करें, पता भी ना चले। इस तरीके से काम तो जारी रहना चाहिए ना। जी भाई जी। ठीक है भाई। ओके मेरा भाई। ठीक है। ओके भाई, शुक्रिया भाई ओके। जान। ओके, थैंक यू, थैंक यू। वुमेन एम्पावरमेंट हम कब इनकार करते हैं? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम मुआशरे ने कभी वुमेन एम्पावरमेंट का इनकार किया है। हाँ, रिबेलियस नेचर का इनकार जरूर किया है, क्योंकि वो आपका जो सिस्टम है पूरे का पूरा, उसको डिस्टेबलाइज कर देता है। जो हमारा सिस्टम है पूरा, उसको डिस्टेबलाइज करता है। इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। और वो डिस्टेबलाइज इस बेस के ऊपर करता है कि आपका फैमिली सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। यानी औरत खुद बैठ के सोचे, हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की औरत मुसलमान अगर है तो वो ये बैठकर सोचे कि क्या इस कॉस्ट के ऊपर उसको अपनी एम्पावरमेंट चाहिए कि वो अपने बच्चे से हाथ धो बैठे, अपने खानदान को कमजोर करे, अपनी नस्लों को तबाह बर्बाद करे, अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, हरासमेंट का जो है ना एक स्टॉल बन जाए। ठीक है। क्या वो इस चीज के ऊपर इस ये कॉस्ट पे कर सकती है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के नाम के ऊपर? इतनी सी बात है भाई। हम कहते हैं मुसलमान औरत अगर बाहर निकलना चाहती है वो निकले। आप लोग कहते हो जी हिजाब भी उतार के आए, मजा नहीं आ रहा, इसका हिजाब क्यों है सर पे, हमें खुजली हो रही है। ये क्या बात? तुम वुमेन एम्पावरमेंट की देखो ना, कॉन्ट्रास्ट चेक करना जरा गौर से, मुसलमान सुनना जरा, औरतें खासतौर पे। एक तरफ कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट करनी है, दूसरी तरफ जो औरतें अपनी इच्छा से हिजाब पहनना चाहती हैं उनको भी खींच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट का लॉलीपॉप दिया है। उस औरत की तो मर्जी चलने ही नहीं दे रहे जो अपनी मर्जी से हिजाब पहनती है। तो फिर एम्पावरमेंट कहां से आई? भाई औरत की लिबर्टी कहां गई? फ्रांस में, डेनमार्क में, स्वीडन में कहां गई? हाँ जी। आप तो निकाल के बाहर फेंक। तो वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ इन्होंने इस चीज का नाम रखा है कि औरत को एक कमोडिटी बनाएं, औरत को एक मार्केटिंग का टूल बनाएं, औरत को बाजार में बेचें, ये समझा हुआ है। हैं? अब वो हिजाब के साथ तो मामला हो नहीं सकता, तो लिहाजा बहाना मार दिया जी ठीक है औरत को जॉब मिल जाए, औरत मार्केट में आए, औरत मॉल्स में आए, औरत जॉब करे, मगर ये जरा इसके सर से ये उतारो, इसका हिजाब उतारो, हमें दिक्कत बड़ी पड़ रही है इससे। ये दिक्कत है जनाब, ये दिक्कत है, ये बड़ी दिक्कत है। लो जी, हमारे साथ एक क्रिश्चियन भाई आए हैं, देखते हैं ये आज के टॉपिक पे क्या बात करते हैं। आई एन राइट। जी भाई, माइक अनम्यूट कर लें। Hello, hello. हेलो। Can you hear me, sir? हाँ, अब आ रही है आवाज। जी जी मेरा भाई, जी जी, वेलकम। Yeah, thank you, sir. Thank you for welcoming me. हमारा कल का टॉपिक अधूरा रह गया था कि uh, सर 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 सर, हम्म, हैं? रात गई, बात गई। जब ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। जब एक स्ट्रीम का टॉपिक होता है ना, फिर उस टॉपिक की लाइन को टो करना है हमने। वो था क्वेश्चन आंसर सेशन। हमारी अगली एपिसोड हो सकता है क्वेश्चन आंसर सेशन पे हो, या जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन पे होगी एंड राइट भाई, हम वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है। आज का टॉपिक जो है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। इसके ऊपर अगर आपको कुछ कहना है, क्योंकि मिडिएवल टाइम्स के अंदर क्रिश्चियनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था मॉडर्निज्म, तो आप चूंकि क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हैं, उस पर आपको बात करना चाहते हैं तो जरूर हमें अच्छा लगेगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मॉडर्न वर्ल्ड को लेकर? अच्छा, तो दिस इज अबाउट द मॉडर्निज्म। आई एम सॉरी, मेरे को पता नहीं था आपका टॉपिक, सर। आई जस्ट जॉइन, आई डोंट नो। तो जाके जाके देखें फिर लेकिन पीछे से भाई, जाके देख लें हैं। ओके, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मॉडर्निज्म जो है ना,
उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंसान की आत्मा धीरे 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 फ्री होती गई और आज ज्यादा फ्री हो गई, तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, क्या है, आत्मा फ्री होते होते फ्री हो गई? हाँ, आज ज्यादा फ्री हो गई, पहले नहीं थी इतनी। तो मॉडर्न से पहले आत्मा फ्री हो गई थी। वो तो आत्मा तो मॉडर्न से पहले भी फ्री थी। मतलब आज से आज गॉड ने आज से बुद्धि दी है 2000 ना, आज से मतलब इंसान 2000 को जो साल बुद्धि पहले दिया उसकी आज उसके। आज से 2000 साल पहले आत्मा फ्री हो गई थी। हाँ, वैसे तो सब हिस्ट्री चालू होगी ना। हाँ, तो बात ठीक है, सिंपल। तो मॉडर्निज्म में क्या है? क्रिश्चियनिटी ने आत्मा आजाद कर दी थी, ओरिजिनल सिन से आजाद कर दिया था। तो मॉडर्निज्म ने तो तबाह कर दिया सारा कुछ। यीशु मसीह जो हैं बेसिकली उन्होंने आके बेसिकली पीक दिखा दी। उन्होंने कहा जी ओरिजिनल सिन से आजाद करता हूं, मैं तुम्हें लिबरेट करता हूं। यस यस ठीक है ना? तो फिर मॉडर्निज्म ने तो चूं चूं का मुरब्बा बनाकर क्रिश्चियनिटी को भी ठुडा मार के बाहर फेंक दिया। चर्च की अहमियत खत्म हो गई। लोग क्रिश्चियन नाम से पोप गाली, फादर गाली बन गई। नहीं, लेकिन रिवोल्यूशन में ऐसा लिखा है कि वो लोग रिपेंट करेंगे बाद में कि हाँ, खुदा ने हमको आजाद तो किया, लेकिन हमने उसका गलत इस्तेमाल किया। तो बस ठीक है, फिर इसका मतलब आप खुद कह रहे हैं कि ये तो होना है, तो फिर रिपेंट क्यों करना है? अगर ये ठीक हो रहा है तो आपने अभी बोलते हो कि मॉडर्निज्म में कोई गलती नहीं है, मुझे तो ठीक लगता है, आत्मा आजाद होती है। बाद में अभी कह रहे हो रेवलेशन में लिखा है रिपेंट करेंगे। रिपेंट तो उस चीज से किया जाता है जो मिस्टेक हो। तो जब हो ही ठीक रहा है तो रिपेंट काहे के लिए करना है? रिपेंट इस चीज से करना है सर कि वो 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 हाँ, खुदा की तरफ वो वो फ्रीडम के ज्यादा ही यूज कर लिए फ्रीडम का। हाँ, तो ठीक है ना, आपने खुद कहा जैसा आत्मा आजाद एक करनी एक आहिस्ता एक, आहिस्ता एक, होती गई। एक जैसा जैसा एक बाप अपने बेटे को फ्रीडम देता है, लेकिन वो ज्यादा ही कुछ बहक जाता है, लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है कि मैंने कुछ गलत किया, तो वो वापस बोलता है कि मुझे पछतावा हो रहा है कि अब मैं मेरे फादर के पास वापस आऊं। उस तरह का तो उस तरह इसका का मतलब है ये फ्रीडम, सिचुएशन है। इसका मतलब है कि फ्रीडम देना गलती थी, ये कहना चाह रहे हैं नहीं, आप? बिल्कुल गलती नहीं थी, बिल्कुल गलती नहीं थी। अच्छा, फिर वो तो लव था ना सर। विदाउट लव हाउ कैन यू गिव फ्रीडम? अगर अगर फादर का बेटे से लव नहीं होता तो वो उसको रोबोट बना के रखता, लेकिन वो उसने रोबोट नहीं बनाया ना। तो ठीक है, फिर जाने दो। रिपेंट तो वो करेगा ना जो रोबोट होगा, क्योंकि रिपेंट तो तभी होगा क्योंकि उसको पता चलेगा मेरी गलती हो गई है। रोबोट जो बिल्कुल। है वो रिपेंट करता है, फ्री आदमी रिपेंट नहीं करता। फ्री आदमी रिपेंट करता है, रोबोट तो बस जो बोला है फादर ने वही करेगा। हाँ, तो वही ना, प्रोग्राम इस तरह किया हुआ है तो वो रिपेंट कर लेगा बाद में। ओहो हो, आजादी दी थी, गलत इस्तेमाल किया, वापस आ गया, रोबोट हो गया ना एट द एंड, थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए। तो आपका ये कहना है कि फ्री आदमी रिपेंट नहीं करेगा? फ्री आदमी को रिपेंट करने का कोई रीजन नहीं है ना। फ्री आदमी काहे के लिए रिपेंट करेगा? वजह, रीजन क्यों? स्लेव फ्री रिपेंट आदमी करता सब है। कुछ करेगा, सब स्लेव नंदनाज करेगा, ये स्लेव करेगा वो रिपेंट करेगा, करता लेकिन है। बाद में आखिरी में उसको पछतावा होगा नहीं कि नहीं अरे नहीं नहीं यार, नहीं। मेरे स्लेव फादर ने मुझे ओनली, सब फ्रीडम दिया, लेकिन फिर भी मैंने ये गलत किया है। ये मेरे फादर के ओरिजिनल जो 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 उसने बताया था वो नहीं माना, तो फिर वो आके रिपेंट करेगा ना साहब। ओनली स्लेव कैन रिपेंट। उसके हाउ? अलावा फ्री आदमी रिपेंट रिपुंट कोई नहीं करता। स्लेव रिपेंट करता है, ये ट्रेडिशन रही हुई है। स्लेव नहीं रिपेंट नहीं इसलिए करता है नहीं, क्योंकि उसको स्लेव कभी जवाब दे रिपेंट नहीं करेगा। स्लेव तो फादर। दूसरे के आदेश में बंधन में है ना साहब। वो वो दूसरे तो के। इसीलिए है ना, इसीलिए तो बेटा जो है वो बाप के बंधन में है, इसीलिए तो वो रिपेंट करेगा। वरना वो क्यों? मेरी बात सुनो एक मिनट। मिसाल के तौर पर मेरा बेटा है, हम्म, उसको मैंने आजादी दी हुई है, वो बिल्कुल। आपके आगे रिपेंट करेगा या मेरे आगे करेगा? तुम्हारे आगे। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा है। ऐसे ही देखो देखो, आपने आपके बेटे को पूरा फ्रीडम दिया है, अभी वो गया कहीं और जुए में ऐश किया उसने, बहुत बड़ी वो बड़ी जुआ कारें गलत चलाए। क्यों है? जुआ गलत कहाँ है? फ्री आदमी के लिए तो गलत नहीं होगा। वो तो उस बंदे के लिए गलत लेकिन होगा ना जिसपे ऊपर पाबंदी लगी हुई तुम है। मैं अपने तुमने बेटे पर पाबंदी लगाता हूँ जुआ तुमने नहीं खेलना। तुमने बाइबल की एक स्टोरी पढ़ी क्या? उसमें तो बाइबल की एक। स्टोरी नहीं डिस्कस हो रही है अभी, तो फिलोसफी डिस्कस हो रही है। बाइबल की स्टोरी तो बाद में आएंगे, अभी तो हम ये समझना चाह ओके। रहे हैं कि
फादर और सन के रिलेशनशिप में जुआ एक मिसाल के तौर पर मेरा बेटा है, वो मेरे आगे रिपेंट कर रहा है, आपके आगे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे रूल्स के या मेरी रिलेशन में, इमोशन रिलेशन के अंदर वो बंधा हुआ है। उसको लगेगा कि मैंने किसी जगह पर जाकर कोई गलती कर दी है। क्यों गलती की है? मैंने अपने बाप के किसी नियम को तोड़ दिया, उसका उल्लंघन कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल, वो वायलेट किया। ऐसे ही है ना? हाँ। तो इसी तरीके से जो फ्री आदमी होता है ना, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते। उसके लिए ना वायलेशन कोई माने रखती है, रूल रेगुलेशन कोई माने नहीं रखते, जो फ्री है। हाँ, इन रियल। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी, आपको इस बात का तो पता होना चाहिए कि जब ये हमारे खुदा ने हमको जब बनाया, तो हमारे दिल में कुछ तो भी नियम बना के रखे कि नहीं? वो तो आजाद होगी ना, रूह आपने आजाद कर दिया ना मॉडर्निज्म के नाम पे। नहीं, जो फिर भी दिल में कुछ नियम तो बना के रखे कि नहीं? नहीं ना, आजाद हो गए ना। भले ही आदिवासी एक अफ्रीका के आदिवासी लोगों में भी पता चलता, उन लोगों को भी पता रहता है कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है। ये कहाँ से आया उनमें? क्योंकि वो उनके दिल में लिखा है ना। गॉड ने भाई जब इंसान बनाया तो वो आत्मा, उसके दिल में लिख के भाई रखा है आप ना। गॉड ये तो गॉड बाइबल में भी बताया है। गॉड तो आप डाल रहे हैं ना। जो नहीं, मॉडर्निस्ट सोसाइटीज हैं, जो जिसने भी, मॉडर्निस्ट सोसाइटी, अच्छा ठीक है, जो गॉड भी ना हो। मॉडर्निस्ट सोसाइटी हैं, जो लिबरल सोसाइटीज हैं, वो डिवाइन इंटरवेंशन को नहीं मानते। यही तो आज मैंने डिस्कस किया है। और रिलीजन को कटहरे में खड़ा करते हैं साइंस के नो और नो मोरालिटी नो के। नो नो, बट आई वांट टू आस्क वन थिंग। अमेज़न जंगल में अगर कोई आदिवासी है, उनको मैंने कैसा कोई पता सवाल चलता है कि आपसे, झूठ ओ बोलना गलत है? यार, उस बंदे को समझ ही नहीं आ रही मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जो मॉडर्निस्ट सोसाइटीज हैं, वो आपके खुदा को नहीं मानती, वो आपके मॉरल ठीक है, वैल्यूज को नहीं, नहीं मानती। ओके, नो प्रॉब्लम। ये जो लेकिन जो कन्फेशन बॉक्सेस जो 10 हैं, कमांडमेंट्स है जो ना जो बाइबल के। कन्फेशन बॉक्सेस हैं, जो कन्फेशन बॉक्सेस हैं चर्चेस के, इनको ठुडे मार दिए थे उन्होंने मॉडर्निज्म के बाद। उन्होंने कहा था हम नहीं किसी पादरी के सामने अपने पापों का स्वीकार करेंगे। कौन है तू? नहीं मानते हम। हाँ ठीक है, तो वो प्रोटेस्टेंट थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमको पादरी के प्रोटेस्टेंट सामने नहीं करना है, हमको गॉड के सामने प्रोटेस्टेंट करना है। नहीं, प्रोटेस्टेंट के अलावा की बात कर रहा हूँ। प्रोटेस्टेंट के अलावा जो उठे हैं, जो मॉडर्निस्ट हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने चर्च को धुतकार दिया था, उन्होंने नहीं माना चर्च की। ठीक है, तो मेरा भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रख दी। मगर मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ वो ये है कि जो मॉडर्निस्ट सोसाइटी है, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं, ये जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, उनके लिए एक थ्रेट है। ये थ्रेट वेस्ट के अंदर भी देखा गया है। सो फार एज के जो जिमी कार्टर था, जिमी कार्टर जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसको किताब लिखनी पड़ी कि आवर एंडेंजर्ड वैल्यूज, अमेरिकाज मॉरल क्राइसिस। वो क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट था, उसकी एनजीओ अभी भी काम कर रही हैं जिमी कार्टर की। उसने बकायदा किताब लिखी, पीडीएफ में मिल जाएगी। उसने कहा कि जैसे जैसे अमेरिकन सोसाइटी चर्च से और बिब्लिकल टीचिंग से दूर जा रही है, मॉडर्निटी के नाम पर या लिबरलिज्म के नाम पर, वैसे वैसे हमारी वैल्यूज क्राइसिस के अंदर है। उस किताब को पढ़े, उसने पोल खोल के रख दिया। सदर रहा है, प्रेसिडेंट, छोटा बंदा नहीं है, अमेरिका का प्रेसिडेंट। ठीक है ना? तो देख लें आप मेरा भाई। ये तो आपने अपनी एक क्या बोलते सोच रहे। लेकिन आमिर भाई, मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है आपसे। क्या खुदा सिर्फ वो किताबों में और वर्ड्स में ही बात कर सकता है क्या? ये आज के टॉपिक से रिलेटेड है मेरे भाई? नहीं, ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी एक लास्ट का क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूँ। नहीं भाई, ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है कि खुदा जो है वो सिर्फ अल्फाज में या किताबों में बात करता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। बात नहीं कर सकता होली स्पिरिट से? ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बता दिया। पहला सवाल आपका यह था कि क्या खुदा सिर्फ अल्फाज में या किताब में बात करता है, वो मैंने आपको बता दिया नहीं। हमारे नजदीक वो और भी कई तरीकों से बात करता है। सूरह शूरा में लिखा हुआ है, अगर आपने देखना है तो मेरा एक प्रोग्राम है फितना इनकार हदीस और रोड टू एथिज्म, एपिसोड 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस्लाम के नजदीक खुदा कितने तरीकों से कलाम कर सकता है। ठीक है, बशर से कैसे कलाम करता है, अंबिया से कैसे कलाम करता है, वो चूंटी से भी, मक्खी से भी बात करता है, उसका अपना तरीका है। ये जुबान की, अल्फाज की, साउंड की, नोमेनिक्स जिसे बोलते हैं, न्यूमैनिक्स जिसे बोलते हैं, या साउंड की चीजें बोलते हैं, मुझे उसकी
एग्जैक्ट उसके नहीं वर्ड याद आ रहा, तो वो इंसान है, खुदा इससे बालातर है। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन में, वहीं से बात शुरू करेंगे, ठीक है, राइट। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यार हमारे साथ एक सनातनी भाई नजर आ रहे थे, वो चले गए हैं, हमारे साथ थे, तो मैं देख रहा हूँ जिन भाइयों से पहले बात नहीं हुई उनको ले लेता हूँ। शमशाद भाई हैं, शमशाद भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सच्ची बोलिए शमशाद भाई, आवाज कम है आपकी। जी हजरत, सुन रहा हूँ मैं। मेरा भाई नहीं आ रही, रीज्वाइन करें, एक तो इको हो रही है और आवाज भी स्लो है। रीज्वाइन कर लें, हाँ मेरा भाई, थैंक यू। अस्सलाम तारिक। हेलो जी जी प्यारे भाई। हेलो जी जी। हेलो अरसलान भाई। ठीक हो गया, रीज्वाइन कर लें अरसलान भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैड मैक्स। अस्सलाम वालेकुम मैड, सर, कैन यू हियर मी? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी जी प्यारे भाई। जी, आमिर भाई आपसे पहले भी बात हुई थी कैसर सर के चैनल के ऊपर। अच्छा सर, जी मैंने जी, कुछ चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं कि मैं शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन? आपके ही रेफरेंस है वो बुक का, और कुदरती तौर पे मैंने भी उसका मुताला किया हुआ था, तो उसी पोस्ट मॉडर्न के ऊपर ही आर्ग्यूमेंटेशन, थोड़ी सी एलाबोरेशन है उसकी। क्या चीज है, किस बारे में करना चाह रहे हैं आप, शेयर क्या करना है आपने, मुझे बता दें। जी जी पॉइंट्स रख देना अपने, जी जी पॉइंट्स रख दें। जी जी सर। सर आपकी बुक आपने बताया था ना, एक्सप्लेनिंग पोस्ट मॉडर्निज्म, जी जी स्टीफन जी हिक्स की। जी जी जी। सर, तो उसके थीसिस स्टेटमेंट जो उसने दी हुई है, द फेलियर ऑफ सोशलिज्म मेड पोस्ट मॉडर्निज्म नेसेसरी। तो हम्म सर एक तो, जी सर, तो सर एक तो बात ये है कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि फाशिज्म आपने बताया, मुसलिनी वाला भी बताया, और फिर क्योंकि मार्क्सियन थ्योरी आ रही थी, तो वो कैपिटलिज्म ने उसके ऊपर फुल हमला करके उसको खत्म कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, राइट? तो मेरे लिहाज से, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंकर्स डू थिंक, कि पोस्ट मॉडर्निज्म इस, क्योंकि कैपिट मार्क्सिज्म नहीं आ सकता था डायरेक्टली, तो पोस्ट मॉडर्निज्म इम्प्लिसिटली मार्क्सिज्म को ही फैला रहा है। तो सर पहला तो हम्म ये था, हम्म मुझे इसके ऊपर गाइड नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मैंने जब वो स्टीफन हिक्स का जो एनालिसिस है चार्ट का पेश किया था, तो उन्होंने जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के अंदर जो चार्ट में लिखा है वो सोशलिज्म लिखा है। बेसिकली यही मैंने बताया था कि पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं वो, उनको बेसिकली वेस्टर्न लॉबी के खिलाफ ही उठना है, उसके बिल्कुल खिलाफ सर। अच्छा उसके खिलाफ उनको लेना पड़ेगा इसी चीज को, कम्युनिज्म को या सोशलिज्म को। जी सर, एक और चीज थी, क्योंकि सर उसके पेज 30 के ऊपर ये भी बताया गया है कि कांट ने रैशनैलिटी और रैशनलिज्म को एंड किया, पोस्ट एनलाइटनमेंट एरा में निकल गया मंतकी तौर पे, और फिर उससे हम्म 3 स्ट्रीम्स निकली, जिसमें से एक स्ट्रीम पोस्ट मॉडर्निज्म थी। अच्छा हम्म सर, अब बहुत मजे की बात यह है कि 2 फिलोसोफर्स हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के, जैकुस डेरिडा एंड मिशेल फोको। तो हम्म सर हम्म जैकुस डेरिडा अपनी किताब में, एक उसकी किताब है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, उसमें से हम्म डीकंस्ट्रक्शनिज्म की एक थ्योरी बताता है, आपको पता होगा। तो हम्म उसमें सर, जी सर, तो सर उसके अंदर वो कहते हैं कि वो टेक्स्ट को डीकंस्ट्रक्ट करता है और उसके अंदर से फ्लॉज निकालता है। तो सर अगर हम्म हम इनकी अपनी लाइफ, जो डेरेडा की है, फूको की है, इसको अगर डीकंस्ट्रक्ट करें, तो हम उसका पोस्ट मॉडर्निज्म का रद्द कर सकते हैं। अब सर क्योंकि मैंने कुछ आर्टिकल्स खोले हुए थे, उसमें सर एक आर्टिकल हमें ये बताता है, सर ये गार्डियन का आर्टिकल है सर, इनके, क्योंकि ये लोग क्लेम करते हैं कि इमोशनल हाई ग्राउंड है, क्योंकि रैशनल हाई ग्राउंड से तो ये चले गए, तो सर ये बताता है कि 13 और 12 ईयर के बच्चों के साथ जो पीडोफिलिक नेचर है वो राइट है। और सर इसके अंदर बड़े बड़े नाम है, जैकुस डेरेडा, मिशेल फूको, सिमोन डिब्वा,
जो कि फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियल थ्योरी को प्रोपोगेट करती है। तो सर ये किस तरीके से कह सकते हैं कि ये मॉरली राइट है? तो यहाँ से तो इनका पूरा ग्राउंड खत्म हो जाता है। लास्टली सर 2 पॉइंट्स और थे छोटे से, वो ये थे कि एक तो ये जो जैक्विस डेरेटा था, ही वाज allegedly arrested for drug smuggling, और इसको फिर क्योंकि चेकोस्लोवाकिया के अंदर हुआ था तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपना जोर आजमाई करके इसको वापस बुलाया, ठीक है। और इसी तरीके से जो फूको था, he was accused और very wrong activities with young boys। तो सर ये कहाँ से अपना मॉरल ग्राउंड रख सकते हैं? क्योंकि आजकल ये इमोशनल अपील ही करता है पोस्ट मॉडर्निज्म, क्योंकि रैशनल बेसिस तो वैसे ही खत्म है इनकी। नहीं, इमोशनल ठीक है, पार्ट ऑफ इट इमोशनल करता है, मगर बेसिकली वो यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर बेस करते हैं, जो मोस्टली मैंने देखा है यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर करते हैं बेसिकली, ज्यादा जितने मैंने देखे हैं मोस्टली। इवन जो कैसर भाई की डिबेट हुई थी उसके अंदर भी उसने यूटिलिटेरियनिज्म को ही यूज किया था, बेस बनाया था। तो मोस्टली मेरे साथ जितने एथियस्ट वगैरह की बात हुई है तो मैंने उनको यही देखा है कि वो इसी चीज के ऊपर, नजरिया इफादियत के ऊपर अपनी सारी बेस रखते हैं। अच्छा, वापस आ जाते हैं, जो आपने मॉरल ग्राउंड सेट करने की बात की है, तो बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म के पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है। उन्होंने मॉडर्निज्म की सारे मॉरल वैल्यूज को रिवर्स कर दिया हुआ है। अब साइंस जब कह देती है कि पीडोफिलिया जो है वो हार्मोनल बेसिस के ऊपर, आपको पता है कि इसकी रिसर्च मौजूद है, मैं कभी इस पे बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि वो कहते हैं कि आप इंसान के अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं, बकायदा जीन्स हैं, पीडोफिलिया जीन्स उसका नाम रखा है, सर्च कीजिएगा अगर आपको शौक है मैडम एक्स, तो आप सर्च कीजिएगा कि पीडोफिलिया का जीन है जो एक्टिव हो जाता है। पता है आपको? ये सर्च हुई है सर नहीं, मुझे नहीं पता था। हाँ, ये देखिएगा, हाँ आप सर्च कीजिएगा, पीडोफिलिया का जीन मौजूद है कि किसी इंसान के अंदर वो जीन एक्टिवेट होता है। आपको एक चीज बताता हूँ, इनका जो एवोल्यूशनिस्ट है उनका मानना ये है कि आपके डीएनए के अंदर A to Z कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, सिर्फ उनको एक्टिव होने की देर है। सो सैपियंस के अंदर ये चीजें एक्टिवेट हुई हैं, जितनी हो सकी हैं वो आपको नजर आ रही हैं। अदरवाइज कुछ ऐसी चीजें हैं जो डीप हाइबरनेशन मोड के अंदर पड़ी हुई हैं। अगर उनकी जरूरत पड़ी तो सैपियंस इससे आगे बढ़ेगा, जिसको नोआ हरारी ने होमोडियोस के नाम से याद किया सैपियंस के बाद। अच्छा, अब आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जीन्स जिस तरीके से एक्टिवेट होते हैं वो उसकी जस्टिफिकेशन लेके आपके सामने आते हैं। वो कहते हैं ऐसे इंसान के अंदर जीन्स एक्टिवेट होते हैं जिससे उनको छोटी उम्र के बच्चों से मोहब्बत या छोटी उम्र की लड़कियों के साथ मोहब्बत हो जाती है, ठीक है। और उनको वो अच्छा, फिर अल्कोहलिक जीन भी एक्टिवेट होता है, ये भी देख लीजिएगा आप, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, अल्कोहलिज्म का जीन एक्टिवेट होता है बॉडी के अंदर। यानी बेसिकली ये स्टडी जब की जा रही थी ह्यूमन जीनोम की, तो उस स्टडी के अंदर ये देखा जा रहा था कि जो क्राइम है वो बेसिकली हार्मोनल चेंजेस का रिजल्ट है। फ्राइड जो है वो थ्योरी क्वाइन करता था साइकोएनालिसिस की, वो कहता था कि साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसमेंट, तब ऑब्वियसली जीन्स वगैरह की स्टडी इतनी नहीं मौजूद थी जो आज सेलुलर स्टडीज हमारे सामने मौजूद है एडवांस लेवल की। तो वो कहता था हमारे माहौल की वजह से या हमारे बचपन की वजह से कुछ ऐसी चीजें हमारे दिमागों के अंदर बैठ जाती हैं कि जो हमारे बिहेवियर का, हमारी हैबिट का हिस्सा बन जाती हैं। उसमें उसने फिर अजीबोगरीब थ्योरी पेश की। उसने कहा कि बेटी जो है वो बाप से मोहब्बत के अंदर मुलव्वस हो जाती है या बेटा माँ के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। ये सारी चीजें इस बुनियाद के ऊपर हैं क्योंकि हम ऑपोजिट जेंडर हैं, लिहाजा हम इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब उसको फिर इसने उस तरीके से लेकर चला। मगर आगे बढ़ते हैं, मैं जो ये बात करने लगा था कि जो पीडोफाइल के हवाले से, वो पीडोफिलिया के हवाले से बात करते हैं, तो मेरा भाई उनके पास मॉरल, उन्होंने क्या जस्टिफाई करना है? वो सिर्फ इस्लाम के ऊपर एतराज करने के लिए बात करते हैं। ये तो ओपन सीक्रेट है, रिटन ऑन द वॉल, के उनको सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु, पूरी इंसानी तारीख के अंदर से उनको एतराज सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है और किसी पे नहीं। इनसे पूछें कि फलां 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 फलां, कहते हैं जी सबको माफ कर देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ नहीं हमने करना। हालांकि गुनाह तो है ही कोई नहीं जिसका तुमसे माफी मांगे हम, या कोई ऐसी बात तो है कोई नहीं। बिल्कुल। तो एक तो ये चीज है मेरे भाई। दूसरी चीज आपने मेरे ख्याल से बात आपने लंबी कर दी तो बात बीच में रह गई, माजरत मेरे ख्याल से निकल गई। हाँ चलें उसको मुख्तसर कर लें अच्छा, अपने पॉइंट्स को। जी सर, जो अभी आपने बात की कि साइंस को बेस बना रहे हैं जैसे जीन्स को, तो सर एक प्योर पोस्ट मॉडर्निस्ट आदमी ये कैसे कह सकता है? क्योंकि सर एक किताब है जैसे मिशेल फूको की,
द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 में लिखी थी, मल्टीपल वॉल्यूम। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो एक टर्म कॉइन करता है साइंटिया सेक्सुअलिस, के साइंस ऑफ सेक्सुअलिटी। तो उसमें वो बल्कि इस बात का रद्द करता है, वो कहता है कि मेडिकल कभी भी प्रूव नहीं कर सकती। तो अगर एक पोस्ट मॉडर्न है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है सर, आपने ये पॉइंट आउट किया कि पोस्ट मॉडर्निस्ट किसी भी तरह से कोशिश करते हैं कि अपना आर्ग्यूमेंट ठीक कर लें, हालांकि वो रैशनैलिटी के ऊपर कभी खड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो बेस है वो रैशनैलिटी है ही नहीं। और बजाय इसके, इफ यू अलाउ मी टू कोट इस्लाम, तो उसमें आपने ही मुझे बताया था एक स्ट्रीम के अंदर, या लिमा तलबिसूना हक़ बिल बातिल व तक्तमूनल हक़ व अंतुम तालमून, सूरह अल इमरान में, कि वो उनको पता है सब चीजें, मगर वो फिर हक और बातिल को गटमट कर देते हैं। जज़ाकल्लाह सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो जो आप कह रहे हैं कि वो ह्यूमन जीनोम को क्यों यूज करते हैं, ऑब्वियसली उनका सहारा यही है। उसकी वजह ये है कि अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसके अंदर बता रहे थे कि वो बड़े कड़े जो हैं वो सेंसरशिप की हुई है कि जनाब ऐसे किसी स्टडी को आपने सामने नहीं रखना जो ह्यूमन जीन्स की स्टडी है, जिससे आपको क्या उसको उसके लिए बोलते हैं तो गेज जीन, साइंस को ये आपको कैप्चर कर डिस्कवर, रहे ये जीन आपने डिस्कवर नहीं किया या जीन्स इस तरह नहीं किया। तो मैंने एक आर्टिकल पेश किया था कि नो गेज जीन, उन्होंने हजारों के करीब लोग जो हैं उनकी स्टडी की है, इवन ट्विंस की स्टडी की है। ट्विंस की स्टडी, एक ट्विन का मुराद ये है कि एक लड़की एक लड़का है, उनकी स्टडीज की हुई है। तो बड़े बड़े लेवल के कैसे वो एक ही जारी बात है कि जारी बात है फर्टिलाइज हुआ है तो ट्विन निकले हैं। तो उनके जीन्स को स्टडी करने के बाद वो उन्होंने जानने की कोशिश की है कि सेक्स या जेंडर जो है वो किस बेस के ऊपर आप डिसाइड करेंगे। अभी नए लोग जो आए हैं, प्योर जो आए हैं, वो तो ये कहना शुरू हो गए कि भाई मेडिकल साइंसेस भी जेंडर को डिफाइन नहीं कर सकती। जेंडर प्योरली एक बंदे की रियलाइजेशन है। अगर उस बंदे को लगता है, छोटे बच्चे को, कि वो लड़की पैदा हुई है मगर वो लड़का है, तो वो लड़का है, और लड़के को लगता है वो लड़की है तो वो लड़की है। तो ये जब चीजें मिक्सअप होती हैं ना, तो फिर आपके पास मॉरल ग्राउंड नहीं रहता है, ये याद रखना है। तो बिल्कुल बहरहाल सर, बहुत आपने शुक्रिया मेरा जूडिथ बटलर ने कहा है ये बात आपने जो की है सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाह फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये भाई थे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी गुफ्तगू इनके साथ चल रही थी। तो मैं एक चीज बताता चलूं, इन्होंने एक जुमला रखा है कि वो नेसेसिटेट कर गया था पोस्ट मॉडर्निज्म। बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म एक्सीडेंटल एक प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट कह लें मगर है एक्सीडेंटल। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली मॉडर्निज्म के टाइम से पहले ही, ये मॉडर्निज्म के टाइम पर ही चीजें यूज करना शुरू हो गई थी, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म का एरा जैसा कि बताया गया है 60s के बाद शुरू होता है या अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर शुरू होता है। मगर एनीवेज मॉडर्निज्म कोलैप्स करने के पीछे मॉडर्निज्म के ही तरबियत याफ्ता लोग थे। जब आप लोगों ने उनको छोड़ दिया, उनको आजाद किया सोचने के लिए, ऑब्वियसली उन्होंने फिर हर चीज के ऊपर सवाल उठाना शुरू किया। अभी आपने कहा कि डीकंस्ट्रक्शन या डीकंस्ट्रक्शनिज्म, कि आप हर चीज को डी कोड करो, हर चीज की तह तक पहुंचो। अभी ये जो मूवमेंट है, ये इसका मैंने फर्स्ट टाइम जब जिक्र देखा था तो इब्न तैमिया की किताबों के अंदर देखा था, यानी 8वीं सदी। इब्न तैमिया की वफात हुई है 728 में, तो 88 सेंचुरी हिजरी आपको टाइम मिलता है, तो ये करीबन बन जाता है 600 ऊपर डाल दें तो करीबन 1213, हाँ ठीक है, 1200-1300 ईस्वी, 1300 ईस्वी बन जाएगा, या 800-900 साल पहले। ठीक है ना, 800-900 साल पहले। तो इब्न तैमिया की रद्द अल मंतकीयीन के अंदर उन्होंने जिक्र किया है बेसिकली डीकंस्ट्रक्शनिज्म का। अब वो मॉडर्न टाइम्स के अंदर, और इसी यही वजह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी इब्न तैमिया की जो लॉजिक है वो पढ़ाई जाती है, जो उन्होंने नकद किया एरिस्टोटेलियन लॉजिक के ऊपर, जिसमें डेफिनेशंस के ऊपर, एनालॉजीज के ऊपर उन्होंने बात की है। तो किताब रद्द अल मंतकीयीन जो है वो 2 हिस्सों के ऊपर बात करती है इब्न तैमिया की। एक बात करती है अल हुदूद और दूसरी बात करती है क़यास के ऊपर। तो हुदूद के मौजू पर बात करते हुए इब्न तैमिया ने जरा की है एरिस्टोटेलियन लॉजिक के ऊपर, और बेसिकली डीकंस्ट्रक्शनिज्म को डिस्कस किया है। और उसमें वो कहते हैं कि
अल्फाज की क्या वही हकीकत है, यानी टर्म्स की रियलिटी वही है जो हम परसीव कर रहे हैं,